साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल के बारे में। तो दोस्तों आज हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके बाद पढ़ेंगे हम कोशिकांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल यानी कि कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक, जो इंग्लैंड के थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाओं की खोज की थी, जिनको उन्होंने कोशिका के नाम दिया। यद्यपि एक मृत कोशिका थी, ये क्या थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो आदमी ने किए थे, एमजे स्लाइडेन और तथा दूसरा थियोडर स्वान ने किया था। एमजे स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम कोशिका का कुछ टिप्स देखते हैं। सभी सजीव का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये इस प्रकार कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की थी? तो लियोन हॉक ने 1674 में किया था। ठीक है, आगे देखिए राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलैंड ने किया था 1955 में। कब किए थे? जॉर्ज पेलैंड ने 1955 में किए थे। आगे आपका क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने 1857 में किया था। कोलिकर ने कब किया था? 1857 में। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग से एक विनती है, यानी कि आग्रह है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए और आप बिहार एसएससी की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। कब? 1857 में। ठीक है, अब चलिए कोशिका की उत्पत्ति के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। जर्मनी वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने 1885 ईस्वी में कोशिका की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया, एमिनियस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, अर्थात सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ठीक है, अगला है कि हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। क्या होता है? कोशिका की संख्या में वृद्धि होना। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं कि कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक का। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था? 1665 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के। ठीक है, आगे है आपका आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कार्ल स्वानसन को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए.के. शर्मा। किसको? ए.के. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन का कोशिकाओं के रूप में किस प्रकार उपस्थित होता है? तो इसका होगा आंसर एटीपी के रूप में क्या होता है? संचित होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्रेबेस चक्र की प्रक्रिया कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रेबेस ने किया था और इस प्रक्रिया में पायरुविक अम्ल अस्कृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में बदल दिया था तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलिए आगे है कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आगमन किसके माध्यम से होता है?
ठीक है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का आगमन किसके माध्यम से होता है, तो जीव द्रव तनु के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कोशिकाओं में किस तत्व के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाती है, यानी कि कोशिकाओं में किस तत्व के एकत्रित होने से स्टोमाटा यानी कि रंध्र खुल जाती है, तो होगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि टिप्स। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्म गैलिसिस्टियम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलिसेस्टिकम, ठीक है। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी एवं भारी कोशिका क्या है, शतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। आगे देखिएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सेरिबेलम की ग्रेन्युलर सेल, ठीक है। चलिए आगे है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो अंडाणु है, जो सिर्फ क्या होता है, स्त्रियों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आगे है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन, कौन है, न्यूरॉन, ठीक है। आगे है पुरुष में सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु स्पर्म होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है, तो टैक्सीफोलिया है, जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है। अब हम कोशिका विभाजन की ओर चलते हैं। कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला सूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन, कौन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि आगे कह रहा है किस प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है। किस प्रकार की कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण कैंसर रोग होता है, तो समसूत्री विभाजन के कारण, ठीक है। किस कारण, समसूत्री विभाजन के कारण। क्वेश्चन है कोशिकीय विभेदन एवं कोशिकीय संकेतन किस कोशिकांग का कार्य करता है, यानी कि कोशिकीय विभेदन एवं कोशिका संकेतन किस कोशिकांग का कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन मुकुलन या विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए कि आगे क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार से होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार से होता है, तो समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अगला है कि किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, तो सूत्रकानिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। आगे है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुण सूत्रों में पाए जाने वाला पदार्थ हिस्टोन क्या है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुण सूत्र में पाए जाने वाला पदार्थ हिस्टोन क्या है, तो एक प्रोटीन है। क्या है, तो एक प्रोटीन है, ठीक है। आगे आपका है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 80 यानी कि 18S प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तब फास्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। अगला है कि किन कोशिकाओं को आदिम कोशिकाएं कहा जाता है। किन कोशिकाओं को आदिम कोशिकाएं कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम कोशिकांग के ऊपर चलेंगे और जीवन का भौतिक आधार किससे माना जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को माना जाता है, ठीक है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी संरचनाएं श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है, तो मीसोसोम। कौन, तो मीसोसोम इसका राइट आंसर होगा। अगला है ग्लोजी काय यानी कि
गोल्जी बॉडी का अन्य नाम क्या है? डियोकोटिसोम। क्या है? डियोकोटियोसोम इसका नाम राइट आंसर होगा। आगे है कि पोलैंड कण किस कोशिकाओं को कहते हैं? तो पोलैंड कण राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है। ठीक है। कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहते हैं? कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लियस अम्ल को कहा जाता है। किसको? न्यूक्लियस अम्ल को कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा कि किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। तो अब आगे देखते हैं कि अंतःप्रवदयी जालिका किस पदार्थ से निर्मित है? अंतःप्रवदयी जालिका किस पदार्थ से निर्मित है? तो लाइपोप्रोटीन से। किससे? तो लाइपोप्रोटीन से। द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन 65%। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है रिक्तिका के भीतर पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या है? रिक्तिका रस है। ठीक है। रिक्तिका के भीतर पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन है? तो रिक्तिका रस है। अगला है कोशिका द्रव की बाह्य सीमाएं क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका द्रव की बाह्य सीमा क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग को ट्रॉफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? तो उसका सही जवाब होगा गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है रिक्तिका या रसधानी के चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव की एक पतली झिल्ली क्या कहलाती है? तो टोनोप्लास्ट। क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। चलिए अगला है कि प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन दोनों से बनी होती है। किससे? लिपिड तथा प्रोटीन दोनों से बनी होती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे लाइपोप्रोटीन। क्या है? लाइपोप्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन और वसा से निर्मित वे पदार्थ जो शरीर में रक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल का वहन करते हैं लाइपोप्रोटीन कहलाता है। ठीक है। क्या है? प्रोटीन और वसा से निर्मित वे पदार्थ जो शरीर में रक्त के साथ कोलेस्ट्रॉल का वहन करते हैं क्या कहलाता है? लाइपोप्रोटीन कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला है कि जैव कोशिका के किस भाग में ऊर्जा घर कहा जाता है? जैव कोशिका के किस भाग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। उसके बाद केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? डीएनए कोशिका के किस केंद्र कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है कि किस कोशिकांग को पाचन थैली कहते हैं? किस कोशिकांग को पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग के साथ मिलकर बनता है। अगला है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम्स। कौन होता है? राइबोसोम्स। तो दोस्तों हम अगला वीडियो में लेके आएंगे पादप कोशिका। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे